हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी को पहले तो कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है किसी भी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली न्यूक्लियस, जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियॉन से बना हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जिन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जैसे कि हिंदी में बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये वो एनर्जी है कि अगर इतनी एनर्जी, इस अमाउंट की एनर्जी अगर किसी न्यूक्लियस को दी जाए आउटसाइड से, तो वो न्यूक्लियस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी है, ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। उतनी एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो कि किसी न्यूक्लियस को प्रोवाइड कराई जाए तो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्प्लिट हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हुई। अगर इन टर्म्स किसी भी न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे मैथमेटिकली, कि कोई ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ए और प्रोटॉन नंबर जेड हो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बी ए जेड। क्या हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, जेड एम पी, जेड प्रोटॉन नंबर, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इंटू एम एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस एम ए जेड जो टोटल न्यूक्लियस का मास है वो, इंटू सी स्क्वायर। तो इतना, क्योंकि जो ओरिजिनल मास होता है, एग्जैक्ट मास जिसे कहा जाता है, एम ए जेड जिसे बोला जा रहा है, वो न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। तो उसमें और जो न्यूक्लियॉन्स के जो इंडिविजुअल मास है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है, वेयर एम पी, एम एन एंड एम ए जेड आर मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और सी की वैल्यू एज यू ऑल नो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इस इक्वेशन को हम 1 डाल लेते हैं क्योंकि आगे इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है इसका वो है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जैसे कि डेल्टा एम से डिनोट किया जाता है। मास डिफेक्ट क्या है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है हिंदी में। ये वो डिफरेंस है मासेस का, जो ओरिजिनल मास में और जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के मास का जो डिफरेंस है, that is the difference between sum of masses of the constituent nucleons of the nucleus, that is z protons और a minus z neutrons का जो individual mass है और जो original mass है, and the mass of the nucleus is known as mass defect। del m है क्या, zmp plus a minus z mn minus maz। ये mass defect है कि जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके इंडिविजुअल जो मास है उनमें से ओरिजिनल मास का जो डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट कहलाया जाता है। तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन पे ये यूज़ किया था, इसे हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन को मास डिफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे मास डिफेक्ट, अगर इस इक्वेशन को हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें तो एम पी की जगह एम एच कर दें, क्योंकि सिंगल प्रोटॉन आइडेंटिटी होती है, एलिमेंट है एच। और फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन को लिख देंगे बी ए जेड इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, ठीक है। डेल एम इज मास डिफेक्ट, बी ए जेड क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी और मास, या मास डिफेक्ट को, बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी दी जाए और वो अपने न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर उन न्यूक्लियॉन्स को, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को इनफाइनाइट पे ले जाया जाए सेपरेट होने के बाद, इनफाइनाइट पे ले जाकर दोबारा किसी एक न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्ट किया जाए, कोई न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो इस प्रोसेस में जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इसी कारण जो मास में जो है, टोटल मास जो न्यूक्लियस का होगा वो उसके कंपोनेंट के मास से कम उसका वैल्यू आती है। और इसी जो कमी को, इसी जो डिक्रीमेंट है उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि उतनी एनर्जी, जितना वो डिफेक्ट आया उतनी एनर्जी अगर किसी न्यूक्लियस को दे दी जाए तो वो किसी भी न्यूक्लियस को दे दी जाए तो वो वापस अपने न्यूक्लियस में सेपरेट हो जाएगा। या कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट एनर्जी के बराबर हो जाएगी, जैसे कि
बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से डिनोट किया गया है। और इन टर्म्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो हम इसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज़ आगे यूज़ करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे कि हिंदी में संकुलन गुणांक कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली रेशो है मास डिफरेंस और मास नंबर का। इट इज़ द रेशो ऑफ मास डिफरेंस एंड द मास नंबर ए। मास डिफरेंस और मास नंबर का रेशो है, जिसे कि एफ से डिनोट करते हैं। मास डिफरेंस कैपिटल एम माइनस ए। एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस और ए इज मास नंबर। मास एम माइनस ए, एम जो है वो एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस है और ए मास नंबर है, जिसे कि डेल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डेल क्या, ये एफ कितना हो गया, डेल ओवर ए। ठीक है, और अगर इसे इक्वेशंस को लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए 1 प्लस एफ। अगर कहीं हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो या मास निकालना हो, पैकिंग फ्रैक्शन गिवन हो, मास नंबर गिवन हो, तो हम उससे एग्जैक्ट मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नौ बात करते हैं, एक ग्राफ से शो हो रहा है जहाँ जैसे आपको ये मास एक्सिस में और पैकिंग फ्रैक्शन का कर्व है। ये जो एक्सिस है वो डेल को, जो कि मास एक्सिस को डिनोट कर रही है, और ये पैकिंग फ्रैक्शन को, और इधर ये जो एक्सिस है वो मास नंबर को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ से या इस कर्व से हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि लाइट एलिमेंट, जो कि हल्के एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर 20 से कम है, उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, ये जो आपका डार्क लाइन है ये डेल को डिनोट कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो पैकिंग फ्रैक्शन वाली लाइन को डिनोट कर रही है। तो ग्राफ से दिख रहा है कि लेस देन 20, मतलब यहाँ से जितने भी कम है तो दोनों ही ग्राफ पॉजिटिव में है वहाँ पे वैल्यूज़। तो ए लेस देन 20 होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन और इवन आपका जो मास एक्सिस है डेल भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और अगर ए की नेक्स्ट जो कंक्लूजन निकल रहा है, ए इन बिटवीन 20 और 180 है, मतलब मास नंबर की जो वैल्यू है वो 20 और 180 के जो बीच की वैल्यूज़ है उसमें ये वैल्यू जो है पैकिंग फ्रैक्शन की और मास एक्सिस की नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और ए ग्रेटर देन 180 के लिए दोबारा क्या हो जाएगा, जैसे ही 180 से ऊपर जाएगा तो ये फिर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, पैकिंग फ्रैक्शन भी और मास एक्सिस भी। तो इट मीन्स कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है या मास एक्सिस है वो दोनों ही मास नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। हल्के न्यूक्लियस के लिए और हैवी न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस के लिए ये वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेंगी, और इंटरमीडिएट्स जो नंबर हैं, मतलब इन बिटवीन 20 और 180 इनके बीच में जो पैकिंग फ्रैक्शन है और मास एक्सिस की जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव रहेगी। तो ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर, कि बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में जो वेरिएशन है वो कैसे किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करता है और होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी में हम सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि बी ओवर ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो मास नंबर, बी ओवर ए की बात करें और इसे बी बार से डिनोट किया जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है क्या, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a इज BaZ, तो देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगी, बी बार इज इक्वल टू BaZ ओवर a। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी या मीन बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। जितना ज़्यादा बी बाय ए की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे सामने, बी बार दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन्स, जो कि इवन ए के लिए दी हुई हैं। उसमें हम देखेंगे जैसे कि कोई 1s2 है न्यूक्लियस, उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 1.112 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है पर न्यूक्लियॉन। 2He4 के लिए 7.07 ज़्यादा है। 3Li6 के लिए 5.3332 इससे कम है पर ज़्यादा है फिर भी। 4B8 के लिए 7.602 है। 5B10 के लिए 6.475 है। कार्बन के लिए 7.68 है। नाइट्रोजन के लिए 7.4 है। और
ऑक्सीजन के लिए 7.9 है, नियॉन के लिए 8.03 है, जबकि नियॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है। जितनी भी न्यूक्लियस हैं ये वो न्यूक्लियस हैं जिनके लिए जो ए है मास नंबर है वो इवन नंबर है। सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी न्यूक्लियाई की है तो वो है आरन Fe56, जिसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है जो कि लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आगे हम ग्राफ्स में देखेंगे कि कैसे किसी बाइंडिंग एनर्जी बाकी एलिमेंट्स की किस तरह से डिपेंड कर। तो बात करते हैं कर्व की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए की। ये कर्व दिख रहा है आपको जिसपे हमने वाई एक्सिस पे बी बार लिया हुआ है, बी बार इज इक्वल टू बी बाय ए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक्स एक्सिस पर हमने इसको ए लिया हुआ है, मास नंबर लिया हुआ है। ये पीक्स दिख रहे होंगे आपको ग्राफ में, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पीक्स आ रहे हैं, अदरवाइज कभी डाउन हो रहा है फिर उसके बाद धीरे 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 कांस्टेंट होता जा रहा है। इस ग्राफ से क्या शो हो रहा है, ये हम इनके कंक्लूजन्स पे आते हैं कि ग्राफ क्या शो कर रहा है। फर्स्ट देखिए ग्राफ शो कर रहा है, कर्व शोज दैट फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर ए लेस देन 20 and A is equal to 4, 8, 12, 16, 20, that is 4He, 8B, 12C, 16O, 20Ne. The B bar is outstandingly large. कहने का मतलब क्या है कि या तो जो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 से कम है, और उसमें भी स्पेशली वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर या तो 4 है या 8 है या 12 है या 16 है या 20 है, उनके लिए जो बी बार है वो आउटस्टैंडिंगली लार्ज है। ठीक है, देख रहे हैं जैसे इस ग्राफ में 4He पे, 8B पे, 12C पे, O16, 20 नियॉन पे अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे अप हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये भी आगे बताएंगे क्यों अप हो रहा है ये। नेक्स्ट है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो फर्स्ट इंक्रीजिंग रेपिडली बिटवीन 8 is equal to 2 to A is equal to 20 with intermittent peaks at 4, 8, 12, 16, 20 and then increases slowly and reaches at maximum at A is equal to 56 for Rn nuclei. B बार जो है पहले तो तेज़ी से बढ़ रहा है, A इज इक्वल टू 20 तक, तो वो उसका जो इंक्रीमेंट है ग्राफ में वो बहुत हाई है, और इंटरमिटेंट पीक्स भी दे रहा है कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यू है हमने बात करी 4, 8, 12, 16, 20 पर, और उसके बाद स्लोली इंक्रीज कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू Fe56 पर पहुंच रहा है, जिसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितनी होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। सभी जितने भी न्यूक्लियाई हैं उसमें सबसे जो ज़्यादा स्टेबिलिटी है वो Fe56 की है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी वैल्यू रीच करने के बाद जो ग्राफ है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। थर्ड जो कंक्लूजन है इसका, ए फॉर ए इज इक्वल ग्रेटर देन 56 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज स्लोली and monotonically reaching a value of about 7.6 million electron volt per nucleon for the heaviest nuclei uranium-238। आयरन के बाद जहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और सबसे जो हैवीएस्ट न्यूक्लियाई है यूरेनियम-238 उस पर जाकर वो रुकता है, और जिसकी वैल्यू लगभग इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन पर ये आकर स्टॉप होता है। तो नेक्स्ट है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ए इज इक्वल टू 30 to 120 विद द वैल्यू 8.5 और 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में शफल करती रहती है वैल्यू। 30 से 120 जो मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं उनकी बात हो रही है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इस रेंज में ही है, और या कह सकते हैं जो कर्व है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इस बीच में बहुत धीरे बढ़ रहा है और लगभग फ्लैट है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करेक्टर। ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ फ्लैट हो रहा है ऑलमोस्ट ग्राफ कर्व, वो सैचुरेशन करेक्टर को डिनोट कर रहा है, जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस का सैचुरेशन करेक्टर है। नेक्स्ट जो है वो है द कर्व इंडिकेट्स दैट द वेरी हैवी न्यूक्लियाई A greater than 150 and very light nuclei is less than 20 have B by A less than that of the middle order nuclei. So if a heavy nuclei broken into middle order nuclei by some process, more tightly bound nucleus is produced. क्या कह रहे हैं कि जो कर्व में जो शो हो रहा है
जो न्यूक्लियाई जिनकी वैल्यू मास नंबर 150 से ज़्यादा है, या वो न्यूक्लियाई जिनकी वैल्यू A लेस देन 20 है, उनकी वैल्यूज़ जो B/A की है वो कंपैरिजन टू जो मिडिल ऑर्डर के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे कम है। या ये कह सकते हैं इसमें कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं, जो 150 से ज़्यादा जिनका मास नंबर है, वो अगर किसी प्रोसेस के द्वारा अगर दूसरे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होते हैं या टूटते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो ऐसे न्यूक्लियाई में सेपरेट होंगे जो कि मिडिल ऑर्डर के होंगे। और जो मिडिल ऑर्डर के न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन कंपैरिजन टू हैवी, मोस्ट हैवी एंड लीस्ट जो है लाइट पार्टिकल न्यूक्लियाई हैं उनसे ज़्यादा है। तो मतलब टाइटली बाउंड न्यूक्लियाई में ही ब्रेक होंगे अगर होंगे तो। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली डिनोट करती है कि फिशन इज़ पॉसिबल। किसी भी न्यूक्लियाई का जो फिशन होगा वो पॉसिबल है, ऐसे न्यूक्लियाई में पॉसिबल है जो कि स्टेबल हो। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है या रिजल्ट है इसका ग्राफ का वो है, इफ टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म ए मोर टाइटली बाउंड न्यूक्लियस इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन। जैसे कोई बड़ा न्यूक्लियाई स्प्लिट हो सकता है, ब्रोकन अप होता है, सेपरेट हो सकता है और मिडिल ऑर्डर के न्यूक्लियाई में जाकर टाइटली बाउंड न्यूक्लियस फॉर्म कर सकता है। ऐसे ही दो लाइट न्यूक्लियाई भी फ्यूजअप होकर, कंबाइंड होकर एक टाइटली बाउंड न्यूक्लियस दे सकते हैं, जो कि किसकी पॉसिबिलिटी को शो करता है, फ्यूजन की। ये वाला कहीं फिशन बता रहा था और ये फ्यूजन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि व्हेन Z और N इज 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये पर्टिकुलर नंबर पे जब Z और N की वैल्यू होगी तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, बजाय के जो आसपास के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे ज़्यादा उनकी वैल्यू आएगी। ये जो नंबर्स हैं इनको मैजिक नंबर कहा जाता है, और ये हम स्पेशली शेल मॉडल में पढ़ेंगे कि मैजिक नंबर्स होते क्या हैं, इन्हें मैजिक नंबर क्यों कहा जाता है। इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे जो B/A है वो बहुत ही हाई वैल्यूज़ देता है। ये तो मैजिक नंबर है। कुछ डबली मैजिक नंबर भी होते हैं, वो क्या होते हैं? ए डबली मैजिक नंबर्स इन विच बोथ Z and N, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, आर मैजिक नंबर, शोज अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर भी ये पर्टिकुलर जो नंबर मैजिक नंबर हैं उनके बराबर है, तो इन पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो होगी, हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ फाउंड दैट फॉर अ बीटा स्टेबल लाइट न्यूक्लियाई N और Z की वैल्यू मास नंबर के हाफ के बराबर होती है, और जो हैवी न्यूक्लियाई, स्टेबल हैवी न्यूक्लियाई है, उनका जो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कुछ 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन नंबर होती है। तो ये कंक्लूजन है इस ग्राफ के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी, और कोई भी न्यूक्लियस लास्टली चाहता क्या है, स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। अगर हैवी है तो स्प्लिट होकर भी चाहे दो पार्ट में डिवाइड होगा और वो टाइटली बाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी स्टेबिलिटी को ही गेन करना चाहता है। और अगर लाइट न्यूक्लियाई हैं तो भी वो दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर, फ्यूजअप होकर एक टाइटली बाउंड न्यूक्लियाई को ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बस जस्ट ड्यू टू गेन दिस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।